आओ अब निकल चले, वरना कोई आ गया तो उल्टा हम ही मुजरिम समझी जाएंगी, डेसी ने कहा। और फिर वो दोनों फाटक पर पहुंचकर रुक गई। फिर छोटा फाटक खोलकर वो बाहर आई और डेसी ने पलटकर छोटा फाटक बंद कर दिया। फिर वो दोनों उस तरफ को बढ़ने लगी जहां उनकी कार मौजूद थी। ये सब आखिर कैसे हो गया? ये लोग बेहोश थे और यकीनन इन्हें बांधकर होश में लाया गया होगा। फिर इन्होंने कैसे सिचुएशन बदल दी? मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा, वो इसी तरह सिचुएशन तब्दील कर देने के माहिर है। अगर हम रास्ते में ट्रैफिक चेकिंग में फंसकर देर से यहाँ न पहुंचती तो इमरान से बात हो जाती और वो हमें कदर की निगाह से देखता। अब ये चांस तो खत्म हो गया, अलबत्ता एक रास्ता और है, डेसी ने कहा। कौन सा रास्ता? मार्गरेट ने चौंक कर कहा। यही कि हम बराह रास्त उनसे जाकर बातें करें और उन्हें अपनी दोस्ती का यकीन दिलाते और उन्हें कहे कि रेड स्टार के चीफ ने हमें भेजा है, डेसी ने कहा। उससे क्या होगा? मार्गरेट ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन हमें तो अभी तक उनकी रिहाइशगाह का भी इल्म नहीं है, डेसी ने कहा। मुझे उनका फोन नंबर मालूम है, मार्गरेट ने कहा। तो डेसी बेख्तियार उछल पड़ी। फोन नंबर तुम्हारे पास कैसे आ गया? डेसी ने हैरान होते हुए कहा। जब तुमने मुझे कहा था कि मैं रॉयल प्रॉपर्टी डीलर से मालूम करूं कि कल से आज तक कितने आदमियों ने रिहाइशगाहें और कारें हायर की हैं, तो मैंने इंक्वायरी से तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के फोन नंबर्स लिए और फिर हर नंबर को डायल किया तो उनमें से 4 ने बताया कि सयाहों के ग्रुप्स ने रिहाइशगाह और कारें हायर की हैं। ग्रुप की तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं है। फिर एक नंबर पर फोन करते ही मुझे बताया गया कि उनसे रिहाइशगाह एक ही आदमी ने हायर की है, लेकिन हायर करने वाले ने बताया कि 6 अफराद का ग्रुप था जिसने रिहाइशगाह और 2 कारें हायर की हैं। 2 कारें बहुत कम इकट्ठी हायर की जाती हैं, इसलिए मैंने उससे उस रिहाइशगाह का फ़ोन नंबर मांगा तो उसने मुझे फ़ोन नंबर दे दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे पास उन पाकिस्तानियों का फ़ोन नंबर मौजूद है। लेकिन तुम उससे क्या बात करोगी? मार्गरेट ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। हमारा ये निगरानी वाला काम दुरुस्त नहीं जा रहा। वो इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, इसलिए जैसे ही उन्होंने निगरानी चेक की वो यही समझेंगे कि हम उनके मुखालिफ हैं, इसलिए हम अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगी, डेसी ने कहा। उसका दुरुस्त तरीका ये है कि हम यहाँ से आयरलैंड रवाना हो जाएं। इमरान और उसके साथियों ने यहाँ अपना टास्क खत्म करके आना तो आयरलैंड ही है, मार्गरेट ने कहा। क्या ये जरूरी है कि वो लाजमन खजाना तलाश करे या उन्हें कहा जाए कि वो खजाना तलाश करें? डेसी ने कहा। हाँ, ये जरूरी है। माहिरीन आसार कदीमा आज तक सर तोड़ कोशिश के बावजूद उस खजाने का अता पता नहीं मालूम कर सके, जबकि सब ममालिक ही उसे हासिल करना चाहते हैं, मार्गरेट ने कहा। तो डेसी हंस पड़ी। उनकी रिहाइशगाह पर चलना चाहिए और उनसे खुलकर बातें की जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है। तुमने फोन नंबर मिलाया था, दुरुस्त भी है या नहीं? डेसी ने कहा। नहीं, मैंने उस नंबर पर कॉल नहीं की, मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा। तो अब रिहाइशगाह पर पहुंचकर राब्ता कर लो, या दूसरी सूरत यह है कि हम आयरलैंड जाकर इत्मीनान से बैठ जाएं। जब इमरान वहां आए तो उससे दोस्ती करें, क्योंकि इस वक्त तो इमरान का कोई टारगेट ना होगा और फिर हमारी दोस्ती पर भी उसे कोई शक नहीं रहेगा। फिर यकीनन वो खजाना तलाश करेगा और हमारी हुकूमत उसे फौरन निकाल लेगी। इस तरह ये मिशन मुकम्मल हो जाएगा, डेसी ने कहा। ठीक है, उनके पीछे मारे मारे फिरने से ये प्लान ज्यादा बेहतर है, मार्गरेट ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वैसे अगर हम इमरान की कोई मदद कर सके तो फिर ये दोस्ती का रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाएगा, डेसी ने कहा। मदद? कैसी मदद? मार्गरेट ने चौंक कर पूछा। मसलन डॉर्थी के खिलाफ काम किया जाए, डेसी ने कहा। लेकिन हमें क्या मालूम कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्या क्या और कहां कहां काम करती फिर रही है, मार्गरेट ने कहा। और उसके साथ ही डेसी ने कार को अपनी कोठी के गेट पर रोक दिया। 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न देने पर फाटक खुलता चला गया और डेसी ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ये कार गैरेज में जाकर रुक गई और वो दोनों नीचे उतर आई। उसी वक्त उनका मुसल्ला गार्ड फाटक बंद करके वापस उनके करीब पहुंच गया। कोई आया गया या कोई फोन? डेसी ने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। नहीं मैडम, सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया। ओके, ख्याल रखो। आओ मार्गरेट। डेसी ने फिक्रे का पहला हिस्सा सिक्योरिटी गार्ड से और आधा हिस्सा मार्गरेट से मुखातिब होकर कहा। क्यों ना हम खुद मांगा खजाना तलाश करें? इमरान के पास कोई जादू तो नहीं है, वो भी हमारी तरह ही अंदाजे लगाएगा। कुर्सी पर बैठते ही मार्गरेट ने कहा तो डेसी इस तरह हंस पड़ी जैसे मार्गरेट ने कोई इंतहाई दिलचस्प लतीफा सुना दिया हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मार्गरेट ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे ख्वामखा,
मैं तो तुम्हारी बात पर हंस रही हूँ कि तुम जिसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक आसार कदीमा से नहीं है और तुम वो खजाना तलाश करने का कह रही हो जिसे बड़े बड़े माहिरीन आसार कदीमा भी ट्रेस नहीं कर सके, तो तुम वो कैसे कर लोगी? डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आदमी का अपना जहन होता है। बहरहाल मैं अब फोन पर उस इमरान से बात जरूर करूंगी, वो मुझे खाने ही जाएगा। कम से कम राब्ता तो हो, वरना हम अहमकों की तरह उसके पीछे दौड़ते फिर रहे हैं। हम भी क्या नॉनसेंस हैं। मार्गरेट ने कहा, हाँ तुम्हारा ये मशवरा वाकई दुरुस्त है। यहाँ हमारा कोई मिशन नहीं और हम खामखा अहमकों की तरह भाग दौड़ रहे हैं, डेसी ने कहा। और मार्गरेट से फोन नंबर मालूम करके उसने सामने मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देने लगी तो डेसी ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। अब घंटी की आवाज मार्गरेट को भी बखूबी सुनाई दे रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, ब्राउन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया। मेरा नाम डेसी है और मेरी साथी का नाम मार्गरेट है। हमारा ताल्लुक आइसलैंड से है और हम दोनों आपसे मिलना चाहती हैं, डेसी ने कहा। दोनों इकट्ठी या अलहदा अलहदा? दूसरी तरफ से कहा गया तो डेसी बेख्तियार हंस पड़ी। ठीक है, हम आ रही हैं, फिर बात होगी, डेसी ने कहा और दूसरी तरफ से बोलने वाले को बोलने का मौका दिए बगैर उसने क्रीडल दबाकर रिसीवर रख दिया। चलो अब खुलकर बातें हो जाए तो बेहतर है, डेसी ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ठीक है, ख्वामखा की फिजूल एक्सरसाइज से तो जान छूट जाएगी, मार्गरेट ने भी उठते हुए कहा और डेसी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मातर लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक था। उसने मालूमात और ट्रेसिंग के लिए वसी नेटवर्क बनाया हुआ था। उसके साथ साथ उसके पास पेशावर कातिलों का एक पूरा ग्रुप मौजूद था। वैसे आम पब्लिक को दिखाने के लिए उसका एक क्लब था जिसका नाम थ्री फिंगर्स क्लब रखा गया था। मातर का ऑफिस इसी क्लब में था, लेकिन वो क्लब के कारोबार और नफा व नुकसान से लाताल्लुक रहता था। उसकी तमाम तर तवज्जो थ्री फिंगर्स पर ही रहती थी। ब्लैक एस्टोन का चीफ स्कॉट उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। वो दोनों पहले एक यूरोपीय एजेंसी में तवील अरसे तक इकट्ठे काम करते रहे थे, इसलिए उन दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफी थी और स्कॉट ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके खत्म करने का टास्क उसे दे दिया। लेकिन मातर के पास न उन लोगों की तस्वीरें थी और न ही मजीद किसी किस्म की मालूमात थी। बस इतना बताया गया था कि उनकी तादाद 6 है, जिसमें 4 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। उधर डॉर्थी की मौत ने भी उसे शदीद शौक मचाया था, क्योंकि डॉर्थी उसकी दोस्त थी और वो दोनों अक्सर इकट्ठे वक्त गुजारकर एंजॉय करते रहते थे। उसने अपने नेटवर्क को हिदायत दे दी थी, लेकिन अभी तक किसी तरफ से भी कोई रिपोर्ट ना आई थी। माथर बेटा यही सोच रहा था कि ये लोग कहाँ छुप गए हैं कि उसका नेटवर्क उन्हें ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था। उसने अपने नेटवर्क को हिदायत दे दी थी, लेकिन अभी तक किसी तरफ से भी कोई रिपोर्ट ना आई थी। माथर बेटा यही सोच रहा था कि ये लोग कहाँ छुप गए हैं कि उसका नेटवर्क उन्हें ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि देर चाहे जितनी भी हो जाए आखिरकार कामयाब वही रहेगा। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के मजीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माथर बोल रहा हूँ, माथर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जॉय बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। कोई खास रिपोर्ट? माथर ने कहा। बॉस, हमने मतलूबा ग्रुप ट्रेस कर लिया है, जॉय ने कहा और माथर चौंक पड़ा। कैसे? तफसील बताओ, माथर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, हम मुजाफाती इलाके लॉरेन के एक पेट्रोल पंप पर उन लोगों को चेक कर रहे थे कि हमें पिछले नाके से कॉल आई कि वहाँ 6 अफराद का एक ग्रुप है और मशकूक है। ये कॉल आते ही हम अलर्ट हो गए। चुनांचे वो दोनों कारें कुछ देर बाद उस पेट्रोल पंप पर आकर रुकी तो हमने देखा कि दोनों कारों में 6 अफराद मौजूद हैं। एक मर्द और एक औरत उगबी कार में बैठे हुए थे, जबकि 3 मर्द और एक औरत आगे वाली कार में सवार थे। पेट्रोल भरे जाने के दौरान अचानक उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत से एशियाई जुबान में बात की। गो बाद में वो यूरोपीय जुबान में बातें करने लग गई, लेकिन एशियाई जुबान बहरहाल हमने सुन ली। उसके बाद उस पर तस्दीक की मोहर इस तरह लगी कि लफ्ज इमरान भी किसी औरत ने बोला। चुनांचे हमने उनकी मशीनी निगरानी शुरू कर दी और हम उनकी कारों से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे थे, लेकिन सैटेलाइट के जरिए हम अपनी कार में बैठे बैठे न सिर्फ उन्हें देख रहे थे बल्कि उनकी बातें भी सुनते रहे। उन्होंने इस दौरान मुसलसल यूरोपीय जुबान बोली, अलबत्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अल्फाज भी सुने गए। हम उनकी मशीनी निगरानी करते रहे। फिर वो ग्रीन कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में चले गए हैं और अभी तक अंदर मौजूद हैं।
हमने भी 1 किलोमीटर पीछे कारें रोक ली हैं। अब आप जैसे हुक्म दे, जॉय ने तफसील बताते हुए कहा। तो तुम कंफर्म हो कि यही ग्रुप हमारे मतलूबा लोग हैं? माथर ने कहा, यस सर। वैसे आप कंफर्म होना चाहें तो हम आपको उन लोगों की मेकअप के बगैर तस्वीरें भिजवा दें ताकि आप कंफर्म हो सके। जॉय ने कहा, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? माथर ने पूछा। चीफ, मेरा ग्रुप मुझ समेत 10 अफराद पर मुश्तमिल है। जॉय ने जवाब देते हुए कहा, ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए कंफर्मेशन के बगैर हम जुबान भी नहीं हिला सकते। तुम उनके चेहरों की तस्वीर बगैर मेकअप के भिजवा सकते हो तो भिजवा दो, ताकि वाकई मुकम्मल तौर पर इस कज़िये को ख़त्म किया जा सके। माथर ने कहा, ओके बॉस, मैं सैटेलाइट के जरिए उनकी तस्वीर निकलवाता हूँ, फिर आपको भेज दूंगा। इसमें सिर्फ निस्फ घंटा लगेगा, जॉय ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो माथर ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और हेडक्वार्टर का एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो लिफाफा माथर के हाथ में दिया और फिर पीछे हटकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। तुम जा सकते हो। माथर ने निगाहें उठाकर नौजवान को खड़े देखकर कहा, यस बॉस। नौजवान ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाने के बाद माथर ने लिफाफा खोला। अंदर तस्वीर थी। उसने तमाम तस्वीरें निकालकर मेज पर रखी और फिर पहली तस्वीर देखकर वो बेख्तियार उछल पड़ा। ये एक मर्द की तस्वीर थी जो एशियाई था। फिर एक एक करके उसने तमाम तस्वीरें अच्छी तरह देखकर उन्हें वापस लिफाफे में डाल दिया। उसका चेहरा मसरत की शिद्दत से कांप रहा था। उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक स्पेशल सेलफोन निकाला। फिर उस पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जॉय बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद जॉय की आवाज सुनाई दी। तुमने जो तस्वीर भेजी हैं, ये सब सिवाय एक औरत के एशियाई हैं, जबकि एक औरत स्विस नजात है और यही हमारे मतलूबा लोग हैं। माथर ने कहा, यस सर। अब आप कंफर्म हो गए हैं? जॉय ने कहा, हाँ, ये बेहतरीन और नाकाबिल तरदीद कंफर्मेशन है। तुम एक काम करो, उनकी रिहाइशगाह के बारे में क्या बताया था तुमने? ग्रीन कॉलोनी कोठी नंबर 8 ही बताया था ना? माथर ने कहा, यस बॉस। जॉय ने जवाब देते हुए कहा, तुम उनके रिहाइशगाह के अंदर बेहोश कर देने वाले कैप्सूल फायर कर दो और फिर उन बेहोश अफराद को कारों में लाद कर ब्लैक पॉइंट पर भिजवा दो। मैं ब्लैक पॉइंट के इंचार्ज डेविड को अहकामात दे देता हूँ। तुम उन्हें छोड़कर वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाओ, लेकिन तुमने मुझे उस वक्त फ़ोन करना है जब ये 6 अफराद बेहोशी के आलम में ब्लैक पॉइंट पर पहुंच जाए। माथर ने कहा, यस बॉस, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से जॉय ने जवाब दिया और माथर ने रिसीवर रख दिया। लेकिन दूसरे लम्हे उसे ख्याल आया कि वो स्कॉट को तो इत्तला दे दे, जिसने इस ग्रुप को ट्रेस करने और ख़त्म करने का बाकायदा टास्क दिया था, जो उसने मुकम्मल कर लिया है। ये 6 घंटे तक तो होश में नहीं आ सकते, इसलिए स्कॉट फैसला करेगा कि वो उन्हें बेहोशी के दौरान ही हलाक कर दे या जिंदा ले जाकर स्कॉट के सामने रख दे और उसे मौका दे कि वो उन्हें बराह रास्त अपने हाथों से गोलियां मार दे। लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में सुना हुआ था कि उन्हें अगर मामूली सा मौका भी मिल जाए तो वो सिचुएशन पलट देते हैं। इसलिए उसने उन्हें बेहोश रखने का फैसला किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने एक बटन दबाया तो दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस। फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, ब्लैक पॉइंट के इंचार्ज डेविड से मेरी बात कराओ। माथर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो माथर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माथर ने कहा, डेविड बोल रहा हूँ बॉस, ब्लैक पॉइंट से। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मुअद्दिबाना था। जॉय 6 बेहोश अफराद को ब्लैक पॉइंट पर पहुंचा रहा है। तुमने उन 6 बेहोश अफराद को, जिनमें 2 औरतें भी शामिल है, मेरे आने तक किसी तरह भी होश में नहीं आने देना। माथर ने कहा, आप कितनी देर बाद तशरीफ लाएंगे? डेविड ने पूछा। मैंने एक आदमी स्कॉट के साथ आना है और स्कॉट सरकारी आदमी है। हो सकता है कि कुछ देर हो जाए, तो तुमने ख्याल रखना है। माथर ने कहा, ओके बॉस, मैं उन 6 के 6 अफराद को मजीद बेहोशी के इंजेक्शन लगा दूंगा, फिर उन्हें 24 घंटों तक असकुत होश न आ सकेगा। डेविड ने कहा, ठीक है, इससे पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी। माथर ने कहा, बॉस, उन्हें रॉड चेयर्स पर भी डालना है या नहीं? डेविड ने पूछा। हाँ, ज़रूर डाल देना और रॉड भी ऑन कर देना, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। माथर ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो माथर ने भी रिसीवर रख दिया। उसके जिस्म में खुशी की लहरें सी दौड़ रही थी, क्योंकि उन लोगों के असल चेहरे देखकर वो कन्फर्म हो गया था कि यही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद है
और ये सब उनके सामने बेबस हो चुके थे, इसलिए माथर को बेपनाह खुशी हो रही थी। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो माथर ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, माथर ने कहा। ब्लैक पॉइंट से डेविड की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। क्राउबाद, माथर ने कहा। हेलो बॉस, मैं डेविड बोल रहा हूँ। आपके अहकामात के मुताबिक ग्रीन कॉलोनी से लाए गए 6 बेहोश अफराद को रॉड्स वाली कुर्सियों पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ दिया गया है। डेविड ने कहा। ठीक है, ख्याल रखना, उन्हें होश में उस वक्त तक नहीं आना चाहिए जब तक मैं हुक्म न दूं, माथर ने कहा। यस बॉस, मैं उन सबको तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा देता हूँ, डेविड ने कहा। ठीक है, इस तरह हर किस्म का खतरा खत्म हो जाएगा, माथर ने कहा और क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म किया और उसके साथ ही उसने एक बटन प्रेस करके फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। माथर बोल रहा हूँ, स्कॉट से बात कराओ, माथर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट की आवाज सुनाई दी। माथर बोल रहा हूँ स्कॉट, एक खुशखबरी सुन लो। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को न सिर्फ हमने ट्रेस कर लिया है, बल्कि वो बेहोशी के आलम में रॉड्स में जकड़े हुए मेरे एक स्पेशल पॉइंट पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपने हाथों से गोलियां मारो, माथर ने कहा। क्या ये बात कन्फर्म है, स्कॉट ने कहा। हाँ, 100% कन्फर्म, माथर ने जवाब देते हुए कहा। वो कैसे, स्कॉट ने चौंक कर पूछा। मैंने ऐसे कैमरे इस्तेमाल किए हैं जो मेकअप के पीछे मौजूद असल चेहरे सामने ले आते हैं, और इन असल चेहरों में वो एशियाई हैं, अलबत्ता एक औरत स्विस नौजाद है, माथर ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इन्हें फौरन गोलियों से उड़ा दो, स्कॉट ने कहा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उनको गोलियों से उड़ाओ ताकि कंफर्म हो सके कि ये वही लोग हैं, माथर ने कहा। कहाँ जाना होगा, स्कॉट ने पूछा। यहीं शहर में ही पॉइंट है, माथर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, आ जाओ, स्कॉट ने कहा और राब्ता खत्म होने पर माथर ने रिसीवर रख दिया। इमरान के जहन पर छाई हुई गहरी तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होती जा रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका जहन मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया तो उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने ज्यादा हरकत करने से इनकार कर दिया तो उसके जहन पर फिल्मी मनाजिर की तरह साबिका मनाजिर उभर आए। उसे याद आ गया कि वो अपने साथियों के साथ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद था। डॉर्थी उन्हें बेहोशी के आलम में शहर से बाहर एक इमारत में ले गई थी, और फिर वहां सूरत हाल तब्दील हो गई और डॉर्थी और उसके साथी हलाक हो गए और वो वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। फिर अभी वो आइंदा के इक़दाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। जूलिया और तनवीर का ख्याल था कि पहले स्कॉट और उसके हेडक्वार्टर पर रेड किया जाए, बाद में लॉर्ड हंटर के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाए, लेकिन सफदर, कैप्टन शकील और सालेहा का ख्याल था कि अगर लॉर्ड हंटर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जाए और लॉर्ड हंटर को हलाक कर दिया जाए तो स्कॉट और उसका सेक्शन हेडक्वार्टर खुद ब खुद बेकार हो जाएगा। और अभी इस पर बहस हो रही थी कि इमरान की नाक से नामालूम सी बू टकराई, और फिर इससे पहले कि वो संभलता उसका जहन किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा, और चंद लम्हों बाद इमरान का जहन तारीकी में डूबता चला गया था।